नमस्कार। सिकल सेल परिचर्चा भाग 1 में हमने सिकल सेल की सामान्य जानकारियां आप तक पहुंचाई थी। भाग 2 में हम सिकल सेल समस्या, समाधान व भ्रामक जो खबरें सिकल सेल को लेके है उस पर बात करेंगे। पहला सवाल सर इसे लेकर, अगर किसी बच्चे को सिकल सेल समस्या है या भविष्य में होती है तो उसे किन स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। जैसा मैंने बताया, भाग 1 में बताया था कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि आरबीसीज की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगता है, तेज़ी से होता है। उनकी जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है 120 दिन की, वो कम होकर 20 या 10 दिन तक रह जाती है। तो एनीमिया के लक्षण दिखाई देंगे। जैसा मैंने बताया, कमज़ोर होगा बच्चा, उसको थकान जल्दी होगी, सांस फूलने लगती है, धड़कन जैसे महसूस होने लगती है, खेल कूद में मन नहीं लगता है। इसके अलावा अब क्योंकि आरबीसीज का शेप चेंज हो गया है, इसलिए जो माइक्रो सर्कुलेशन है, जो पतली रक्त वाहिनियाँ हैं शरीर की, वहाँ पे जाके ये आरबीसीज अटक जाते हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। और इसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो आगे वाले टिश्यूज़ को नहीं मिल पाता, आगे वाले ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की में कमी होती है, जिसको हम टेक्निकली हाइपोक्सिया कहते हैं। उसके कारण वो उन जगहों में दर्द होने लगता है, जिसको हम पेन क्राइसिस कहते हैं। ये पेन क्राइसिस अक्सर जोड़ों में ज़्यादा होता है। छोटे छोटे जोड़ जो होते हैं हमारे शरीर के, हाथ के और पैर के, उन जोड़ों में आप इन बच्चों में देखा होगा कि थोड़ी सूजन होने लगती है, उसमें दर्द होने लगता है, जिसको हम हैंड एंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि छाती में दर्द होने लगता है, जिसको हम एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। लंग्स के ऊपर का जो एक भाग होता है, जिसको झिल्ली प्लूरा कहते हैं, उसका इन्फेक्शन होता है, उसके कारण ये होने लगता है। बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना नॉर्मली होना चाहिए, उसका बढ़ना रुक जाता है। नॉर्मली जिससे बच्चे 2 साल के 3 साल के आगे बढ़ने लगते हैं, उनकी हाइट बढ़ने लगती है, उनका वेट बढ़ने लगता है, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है, लेकिन इन बच्चों में ये नहीं हो पाता है, ग्रोथ रुक जाता है। स्प्लीन की साइज़ बढ़ जाती है। स्प्लीन जो हमारे पेट के लेफ़्ट साइड में जो एक ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं, वो प्लीहा की साइज़ बढ़ने लगती है, इसलिए पेट में थोड़ी सी सूजन होने लगती है। पैरों में कुछ अल्सर्स बनने लगते हैं, जिसको हम लेग अल्सर्स कहते हैं, वो लेग अल्सर्स काफ़ी बन जाते हैं। ये बच्चों में इन्फेक्शंस होने के, संक्रमण होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पे जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे न्यूमोकोकाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इस टाइप के बीमारियाँ, इस टाइप के संक्रमण इन बच्चों में नॉर्मल वाले जो बच्चों से ज़्यादा होते हैं। पेट में सूजन होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने की, जो पथरी बनने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड का हीमोलिसिस हो रही है, इसलिए हीमोलिसिस के कारण पिगमेंट्स बनते हैं और वो उससे स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। आँखों में तकलीफ़ होने लगती है, आँखों के पीछे का जो रेटिना वाला हिस्सा है, वहाँ पे रेटिनल हैमरेज होने लगते हैं, उसके कारण उसके आँखों में दिखाई देने की समस्या भी हो सकती है। मेल बच्चों में, जो पुरुष बच्चे हैं, उनमें प्राइपिज्म की एक बीमारी होती है, जो लिंग की साइज़ बढ़ जाती है, उसमें तनाव काफ़ी रहता है और वो लंबे समय तक तनाव बना रहता है और काफ़ी ये पेनफुल कंडीशन होती है, उसकी भी कई बार बच्चे लोग शिकायत करते हैं। तो इस तरह के यदि लक्षण दिखाई दें तो हमें निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर के पास जाके कुछ जांच कराने से इसका निदान हो सकता है और पता लगाया जा सकता है कि सिकल सेल बीमारी है या नहीं है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इन बातों को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक भी सुनिएगा और अन्य के साथ भी साझा जरूर करिएगा। सर, ये तो हो गई समस्याओं पे चर्चा। अब विज्ञान दिन पे दिन उन्नति कर रहा है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी लगातार आ रही है, तो इस दुनिया में अब वर्तमान दौर में हमारे पास क्या साधन उपलब्ध है उपचार के सिकल सेल के? हाँ, उपचार के पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये तो लक्षण है, शारीरिक लक्षण के हिसाब से हम डॉक्टर समझ सकते हैं कि इसको सिकल सेल बीमारी है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमको कुछ लैब टेस्ट करने पड़ते हैं, जांच करनी पड़ती है। खून की जांच करने से हम कंफर्म बता सकेंगे कि इसको एनीमिया है, अब वो एनीमिया सिकल सेल बीमारी के कारण है। कुछ नॉर्मल जांच कराई जाती है, सीबीसी जिसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है, इन बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। एक टेस्ट होता है पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन, जिसमें हम आरबीसीज के शेप और साइज़ की जांच करते हैं, उसके आधार पर बता सकते हैं कि इसको सिकल सेल की बीमारी हो सकती है।
सिकलिंग के कुछ बहुत प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं जिसको हम सिकलिंग टेस्ट कहते हैं। एक स्लाइड टेस्ट हो सकता है या सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो सकता है। बड़े आसानी से टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं और उसमें किसी बड़े लैब सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। गाँव में भी और पेरिफेरी में भी, रिमोट एरिया में भी ये टेस्ट आसानी से किए जा सकते हैं और कर भी रहे हैं लोग बाग। उससे ये पता लग जाता है कि इसको सिकल सेल की बीमारी है। कंफर्म करने के लिए 2 अलग अलग टेस्ट होते हैं, एक जिसको हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और एक टेस्ट कहलाता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। इससे सिकल सेल की बीमारी का 100% निदान हो जाता है और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी हो जाता है कि कितना हीमोग्लोबिन इसमें है और उसमें से कितनी मात्रा सिकल सेल हीमोग्लोबिन की, कितनी मात्रा नॉर्मल हीमोग्लोबिन की है, कितनी मात्रा फीटल हीमोग्लोबिन की है। हीमोग्लोबिन के जो अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं उसकी एग्जैक्ट मात्रा जानने के लिए हम ये HPLC टेस्ट करते हैं और उससे काफ़ी हद तक हमारी जानकारी हो जाती है कि उसको ये बीमारी है। ये तो हुई बात निदान की, यानी डायग्नोसिस की। इससे कंफर्म हो जाता है कि इस बच्चे को ये बीमारी है या नहीं है और है तो किस हद तक है। उसके बाद सवाल आता है, जैसा आपने कहा, कि इसका इलाज क्या है। जी, इलाज के काफ़ी उपाय हमारे पास अभी तक उपलब्ध है। पहले ये बीमारी काफ़ी मुश्किल हुआ करती थी ट्रीट करना, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और जिस ढंग से हम इसकी दवाइयाँ दे रहे हैं और उसका इलाज देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक दवाई आती है जिसको हम हाइड्रोक्सीयूरिया कहते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में होती है। ये दवाई बच्चों को दी जाती है। बच्चों के एज और वेट के हिसाब से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट या 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये हाइड्रोक्सीयूरिया टैबलेट्स दी जाती है। इन लोग बच्चों को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं, 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड टैबलेट, 10 मिलीग्राम जिंक की टैबलेट्स देते हैं। क्योंकि इन बच्चों में संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ओरल पेनिसिलिन की टैबलेट्स आती हैं, वो इन्हें दी जाती है। ख़ासतौर पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये टैबलेट्स दी जाती है। 125 मिलीग्राम की टैबलेट्स देते हैं 3 साल के बच्चों तक, और यदि 3 साल से 5 साल की उम्र के बच्चे हों तो उन्हें 250 मिलीग्राम की पेनिसिलिन की टैबलेट्स दी जाती है ताकि इनको संक्रमण ना हो। संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इनके इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। जो नॉर्मल टीकाकरण का बच्चों में किया जाता है, उसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन के इनको दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वाले इन्फेक्शन होने की संभावना इन बच्चों में ज़्यादा होती। तो इस तरह से इनका इलाज करने से हमने महसूस किया है कि इन बच्चों को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। अब ये बच्चे लगभग सामान्य बच्चों की तरह रहने लगे हैं। यदि इन दवाइयों का लगातार सेवन किया जाए और हर 3-4 महीने में डॉक्टर के पास जाके जांच की जाए तो ये बच्चे भी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये लगभग सामान्य बच्चों की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर सर कि आधुनिक दुनिया के साथ आधुनिक तकनीक भी हमारे समक्ष है, जिससे सिकल सेल का इलाज आसान और जल्द हो जाएगा। तो जो भी सिकल सेल के मरीज हैं उन्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका इलाज संभव है और आप भी एक आम जीवन जी सकते हैं अन्य लोगों की तरह। लेकिन सर कुछ मिथक भी इसको लेकर प्रचलित हैं। मिथक तो मैं अभी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पुष्टि आप करेंगे मिथक है कि सच्चाई कितनी है इन बातों में। जी, मैं जो सबसे ज़्यादा मिथक ये सुनता हूँ कि ये एक सिर्फ काले रंग के लोगों में होता है, जिनका रंग काला है उनमें ये ज़्यादा पाया जाएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस बीमारी का त्वचा के रंग से या स्किन के कलर से कोई संबंध नहीं है। एक आनुवांशिक बीमारी है, एक समुदाय विशेष के लोगों में पाई जाती है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी शादियां एक ही जाति में विशेषकर हुआ करती है, इसलिए उस जाति के बच्चों में ये बीमारी जाती है। अब वो बच्चे, चाहे उनका कलर का रंग गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, सांवला भी हो सकता है, तो इससे इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यकीनन ये बात ज़रूर कही जाती है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये काले लोगों में ज़्यादा होगा, लेकिन ये मिथक है। इसका स्किन के कलर से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद सर। दूसरा एक और ये भ्रम है कि जिन बच्चों में सिकल सेल होता है या फिर सिकल सेल की पुष्टि होती है, वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते अपने एडल्टहुड का। इसमें कितना दम है, इस बात में कितनी सच्चाई है?
मैंने अभी भी जिक्र किया था, ट्रीटमेंट अब काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा है और इसके माध्यम से ये भ्रम जो आज से 20-25 साल पहले हो सकता था सही माना जाता हो, लेकिन आज की स्थिति में ये गलत माना जाएगा। सिकल सेल के बच्चे भी एक सामान्य बच्चे की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। वो लगातार अपना ट्रीटमेंट लेते रहें, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, हर 3-4 महीने में अपनी जांच कराते रहें और जो ट्रीटमेंट मैंने बताया और जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे जिनके पास जाएंगे, तो यदि आप लगातार नियमित रूप से ट्रीटमेंट लेते रहें तो एक सिकल सेल का बच्चा भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, जिसकी पुष्टि आप हमारे इंस्टीट्यूट में अभी आके कर सकते हैं। हमारे यहाँ 50-60 साल के लोग भी जो सिकल सेल बीमारी से पीड़ित हैं वो लोग भी आते हैं। जब वो लोग 50 और 60 और 65 साल की उम्र तक जा सकते हैं तो ये बच्चे भी उस उम्र तक जा सकते हैं, जबकि वो लोगों ने तो आज से 60 साल पहले अपनी ज़िंदगी चालू की थी। यदि आज की परिस्थितियों में हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जो निश्चित रूप से पहले से काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट है, तो उससे आज के बच्चे तो निश्चित रूप से एक सामान्य ज़िंदगी जी सकेंगे। तो हमारी बातों का उद्देश्य यही था कि आप तक सही बातें पहुँचे और आप निश्चिंत रहें कि इलाज संभव है सिकल सेल का, और आपको इससे डरने घबराने या फिर लोगों से हटके रहने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, इलाज कराइए और एक आम जनजीवन जिए। भाग 2 में इतना ही, जिसमें हमने जाना कोरोना से जुड़े भ्रम के बारे में, इसकी समस्या क्या हो सकती है और इसके समाधान क्या है। धन्यवाद।